कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। सानवी जैसे ही चारू के पेट पर वार करती है, चारू डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं। वहीं सोफे पर अपने हाथ में ड्रिंक लिए परिधि बैठी थी। उसके चेहरे पर सात्विक मुस्कान आ गई। कुछ ही सेकंड में जब चारू को कुछ एहसास नहीं होता है तो वो अपनी आंखें खोलती है। तब सामने खड़े शख्स को देखकर आंखों से आंसू बहने लगते हैं। चारू के सामने इस समय व्योम खड़ा था, जिसने सानवी का हाथ पकड़ रखा था। व्योम का चेहरा गुस्से से काला हुआ पड़ा था और आंखों में लाल डोरियां तैर रही थी। उसने सानवी के हाथों को इतनी जोर से पकड़ा था कि उसका हाथ लाल हो गया था। व्योम ने जोर से उसे झटका दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गई। परिधि भी खड़ी हो गई। उसने देखा कि क्षितिज और व्योम के साथ साथ सागर अनिरुद्ध भी वहां आ चुके हैं। उनके साथ बहुत से बॉडीगार्ड्स भी वहां पर थे, जिन्होंने उन्हें चारों ओर से घेर रखा था। परिधि ने देखा कि अब उसका पासा पलट गया है और वो चारों ओर से घिर गई है। अनिरुद्ध तुरंत श्री के पास पहुंचा, जो नीचे बेहोश पड़ी हुई थी। अनिरुद्ध उसे उठाने लगा, लेकिन वो नहीं उठ रही थी। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बहने लगे। क्षितिज और व्योम ने जब श्री की यह हालत देखी तो उनका गुस्सा सानवी के लिए बढ़ गया। क्षितिज ने अनिरुद्ध से कहा कि वो जल्दी से श्री को हॉस्पिटल ले जाए। अनिरुद्ध भी तुरंत उसे लेकर चला गया। वहीं व्योम ने चारू को और सागर ने जानवी को छुड़ा लिया। दोनों ही सागर और व्योम के गले लगकर रो पड़ी, क्योंकि अगर उन्हें देर हो गई होती तो दोनों ही अपने बच्चे को खो चुकी होती। परिधि गुस्से से कहती, तुम यहाँ कैसे पहुंच गई? क्षितिज उसके पास आकर कहा, तुम्हें क्या लगता है कि शातिर तुम हो? तुम हर बार खुद को इतना आगे समझती हो कि पीछे देखना ही भूल जाती हो, और तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम जिन्हें पीछे समझ रही हो वो कब के आगे निकल चुके हैं। क्षितिज की ऐसा कहते ही परित कहती है, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। मैं इस बार जीतूंगी। तुम्हें क्या लगता है हर बार तुम जीत जाओगे? नहीं क्षितिज, इस बार नहीं। इस बार सिर्फ मैं ही जीतूंगी, और मैं तो आधा गेम जीत भी चुकी हूँ। जानना है कैसे? मैं जान बताती हूँ। पहले मैंने तुम्हारे परिवार में एंट्री ली, उसके बाद सबका विश्वास जीता। तुम्हारे पूरे परिवार को जान गई। तुमने मुझे सबसे दूर कर दिया, लेकिन देखो, मैंने अपना गेम जारी रखा। मैंने ही कान्हा को किडनैप करवाया, उसे मरवाया, तुम्हारे बेटे को उसके प्यार से दूर किया, उसे किसी और से शादी करने पर मजबूर किया। चलो ये सब काम नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ी चीज तो मुझे मिल ही गई। मेरी सबसे बड़ी दुश्मन आज इस दुनिया से चली गई। हाँ, नैना को मैंने ही पॉइजन दिया था। ऐसे दिया कि जब तक पता चले तब तक सब कुछ खत्म हो जाए। लेकिन तुम जान गए और तुमने मेरे पुराने आशिक को बुलाया, लेकिन उसे भी मैंने ही किडनैप कर लिया, जिससे वो उसे नहीं बचा पाया। और आज तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा प्यार, जिसके लिए तुमने मुझे ठुकराया, मेरा प्यार ठुकराया, वो आज इस दुनिया से तुमसे दूर चली गई है। परिधि ये सब कहते हुए पागल लग रही थी। जैसे जैसे उसकी बात क्षितिज और व्योम के कानों में पड़ रही थी, वैसे वैसे उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी किसी ने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे उसका चेहरा एक ओर झुक गई। उसने देखा कि उसके सामने चारू खड़ी है, जो गुस्से से कांप रही थी। चारू ने उसे घूरते हुए कहा, क्या बिगाड़ा था मेरे भाई ने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था नैना माँ ने तुम्हारा? क्यों मारा तुमने उन्हें, क्यों? उसके बाद में परिधि कहती है, सब कुछ उस नैना ने बिगाड़ा। रही बात तुम्हारे भाई की, तो वो एक ऐसी लड़कड़ी थी जिससे मैं सिर्फ तुम्हें चोट देकर इस बेहोश को दर्द दे सकती थी, और वो मैंने किया भी। सानवी को भी क्षितिज के आदमियों ने पकड़ रखा था। वो भी हंसे जा रही थी। उसने अपना एक हाथ पकड़ रखा था, जिसे व्योम ने जोर से झटका था। वो भी कह रही थी, व्योम, अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें इस चारू का भी नहीं होने दूंगी। क्षितिज कहता है, कुछ नहीं कर पाओगी तुम। सानवी, कुछ नहीं। उसकी बात पर परित कहती है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो एक बार वहां देख लो। जैसे ही व्योम और क्षितिज उस ओर देखने लगे, दोनों ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वहां पूरा राठौर परिवार कैद था। परिति हंसने लगती है और उसके आदमी आकर क्षितिज और व्योम के आदमियों को पकड़ लेते हैं और क्षितिज और व्योम के साथ सभी को बांध देते हैं। सानवी और परिति हंसते हुए कहते हैं, आज मैं राठौर परिवार को खत्म कर दूंगी। उनका एक अंश भी नहीं बचेगा। आज मेरा बदला पूरा होगा। अब होगी मेरी जीत, जब मैं पूरे राठौर परिवार का नामो निशान मिटा दूंगी।
परिधि और सानवी ने सभी को कैद कर रखा था। परिधि क्षितिज के सामने आकर कहती है, अगर सालों पहले तुमने मुझे अपना बना लिया होता, तो मेरा प्यार को एक्सेप्ट कर लिया होता, तो आज कुछ और ही माहौल होता। लेकिन अब देखो, तुम तो मरोगे ही, साथ में अपने पूरे खानदान को लेकर मरोगे। जानवी ने व्योम और चारू को देखकर कहा, व्योम डार्लिंग, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। तुम ना तो अपने प्यार को बचा पाए, ना ही अपने बच्चे को। ये बोलकर वो अपनी गन से व्योम पर शूट करती है। सभी के मुंह से एक ही आवाज निकलती है, व्योम। लेकिन जब सब देखते हैं कि व्योम को चोट नहीं आई और जानवी नीचे बैठी है, उसके हाथ से खून निकल रहा है, गन नीचे गिरी हुई है, सभी का ध्यान दरवाजे की ओर जाता है। वहां खड़े इंसान को देखकर परित के साथ साथ जानवी को झटका लगता है और पूरा राठौर परिवार शॉक हो जाता है। सभी के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। पूरा राठौर परिवार हैरान होने के साथ साथ भरी आंखों से सामने के शख्स को देख रहा था। परिधि और सानवी को तो जैसे 1000 वोल्ट का झटका लगा। परिधि के पैर लड़खड़ा गए और वहीं दो शख्स ऐसे थे जिनके चेहरे पर मुस्कान और चमक आ गई। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि व्योम और क्षितिज थी, और सबके सामने खड़ी शख्स कोई और नहीं बल्कि नैना थी। हाँ, ये वही नैना जिसे कुछ दिन पहले सभी ने मरा हुआ समझा था। नैना को वहां सही सलामत खड़ा देखकर परित को यकीन ही नहीं हुआ। उसने उसे देखते हुए कहा, कौन हो तुम? तुम तुम नैना नहीं हो सकती हो, वो तो मर चुकी है। मैंने खुद देखा था उसे मरते हुए। डॉक्टर्स ने कहा था कि तुम मर चुकी हो और तुम्हें एंटीडोज मिला ही नहीं, तो कैसे बच सकती हो तुम नैना नहीं हो, तुम कोई उसकी हमशक्ल हो या कोई बहरूपिया। परित इस समय जैसे पागल हो गई थी नैना को अपने सामने जिंदा देखकर। वहीं उसका यह हाल देखकर नैना, क्षितिज और व्योम उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। परित के कानों में एक आवाज आती है, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही हो जिसे चाल चलना और गेम खेलना आता है? यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हें मात दे सकते हैं। तुम्हें लगता था कि तुम अभी तक गेम खेल रही थी, लेकिन गेम तो तुम्हारे साथ हो रहा था और तुम ये समझ रही थी कि तुम ही सबसे साथी रहो। ये सारी बातें किसी और ने नहीं बल्कि कुंज ने कही थी। कुंज के मुंह से ये सारी बातें सुनकर परिधि को एक और झटका लगा। वो समझ से कुंज को देख रही थी। नैना अकेले नहीं आई थी बल्कि उसके साथ किंग कोबरा के सारे ट्रेंड बॉडीगार्ड्स भी आए थे। परिधि और सानवी के साथ साथ उसके सभी आदमी अब उनकी कैद में थे। पूरा राठौर परिवार अब आजाद था और परिधि के साथ साथ जानवी उनकी कैद में थी। नैना को देखकर सभी उसके पास गए, उसके गले लग गए। किसी के लिए भी यकीन करना मुश्किल था कि वो जिंदा कैसे बच गई, क्योंकि सभी ने उसकी लाश अपने सामने देखी और दाह संस्कार भी हुआ, तो वो कैसे जिंदा है। लेकिन अभी कोई भी ये बात नहीं सोच रहा था। सभी के लिए ये बात ही काफी ही कि नैना जिंदा और सही सलामत है। सभी आकर उसके गले लग गए। नैना भी सभी से मिलकर खुश हो गई। आखिर वो भी इतने दिन तक सभी से अलग थी। कुंज आकर कहता है, कैसी है आप ठीक तो है ना? नैना उसे देखकर कहती है, सिर्फ आपकी वजह से मिस्टर कुंज। कुंज मुस्कुराता है और कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। वो सब तो सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो सका क्योंकि मिस्टर राठौर और आपके बेटे ने मेरा साथ दिया, नहीं तो मैं कभी आप तक वो अंतदार नहीं पहुंच पाता। नैना ने कहा, अगर आप नहीं होते तो ये परिधि हमारे साथ हाथ नहीं आती। आपने अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी मदद की। कुंज ने कहा, इसमें मेरा ही स्वार्थ था। मुझे लगा था कि शायद ये सुधर गई होगी, लेकिन ये नहीं सुधरी, और उसके लिए मेरे दिल में जो भी बची कुची हमदर्दी थी वो भी अब खत्म हो गई है। परिधि, जिसे क्षितिज के आदमी ने पकड़ रखा था, वो गुस्से से चीखते हुए कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता है। तुम नहीं बच सकती हो। ये कुंज तो मेरी कैद में था, तो तुम तक वो अंतदार ये पहुंच सकता है? क्षितिज ने नैना को देखकर एक मुस्कान भरी और कहा, क्या कहती हो जान, सारे सस्पेंस खोल दे जाए? नैना ने भी मुस्कुराकर हाँ में से मिलाया। क्षितिज परित के सामने गया और कहा, तुम्हें क्या लगा कि तुम अपना प्यादा हमारे घर में रख कर हमारी सारी बातें जान लोगी, हम पर नजर रख लोगी और हमें पता भी नहीं चलेगा? तुम शायद भूल गई कि मैं वही क्षितिज राठौर हूँ जिसे दुनिया डेविल किंग के नाम से जानती थी। शेर कुछ दिन शिकार पर नहीं निकला, इसका मतलब ये नहीं कि वो शिकार करना भूल गया है। मुझे पता चल गया था कि नैना को पॉइजन देने वाली कोई और नहीं
बल्कि तुम ही हो। उस मेड ने सानवी का नाम जरूर लिया, लेकिन मैं अच्छे से जान गया था कि वो इतना सब अकेले नहीं कर सकती है। फिर मैंने तुम्हारी और जानकारी निकलवाई। तुमने कहा था ना कि जेल में तुम्हारे सर पर वार हुआ था, जिससे तुम सब कुछ भूल गई हो। मैंने उसका पता लगाया है, जिससे मुझे पता चला कि जिस औरत ने तुम पर वार किया था वो तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। तो अचानक से तुम पर वार कैसे करती? ये कैसे हो सकता है? फिर मुझे तुम्हारी रिपोर्ट मिली, जिसमें साफ साफ लिखा था कि सर पर वार होने की वजह से तुम सब कुछ भूल गई हो। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि चोट इतनी भी गहरी नहीं थी और मारा ऐसे गया था जिससे से सामने वाले को ज्यादा चोट ना आए। मुझे तभी पता चल गया था कि तुम ये सब नाटक कर रही हो। फिर सब कुछ एक के बाद एक होना, मुझे यकीन हो गया कि ये सब तुम ही कर रही हो। लेकिन इन सब में तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी थी, वो थी उस छोटे से बच्चे कान्हा की जान लेकर। कान्हा का जिक्र सुनकर चारू की आंखें फिर से नम हो गई। व्योम ने उसे अपने सीने से लगा लिया। वो रो पड़ी अपने भाई का जिक्र सुनकर। फिर तुमने अपना पासा फेंका और मेरी बेटी जानवी की जिंदगी में उस कियारा को लाकर, लेकिन वो लालच में आ गई और अपना ही गेम खेलने लगी और अपने अंजाम तक खुद ही पहुंच गई। फिर तुमने मेरी नैना को मारने की कोशिश की। वही चाल चली जो सालों पहले मेरी आरू के साथ चली थी। मुझे कुंज की याद आई। मैंने उससे बात की, उसने वो एंटीडोज बना लिया। तुम जानना चाहती थी ना कि जब कुंज तुम्हारी कैद में था तो नैना को एंटीडोज किसने दिया? कुंज ने वो एंटीडोट बना दिया था और उसे अपने दूसरे आदमी के साथ भेज दिया था। वो भी उसी फ्लाइट में था जिसमें कुंज था, और तुमने उसे किडनैप करवाया था। मेरी नैना को टाइम पर एंटीडोज ना मिले और वो, लेकिन उस टाइम पर एंटीडोज मिल गया था और वो ठीक हो गई। लेकिन हमने ऐसा दिखाया कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो गई हो। और नैना, आज तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया और आज मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा, बल्कि इस बार खुद अपने हाथों से मौत के घाट उतारूंगा। नैना परित के सामने आती है। परित गुस्से से कांपती हुई नैना को देख रही थी। नैना परित के सामने खड़ी थी। परित उसे गुस्से से कांपती हुई देख रही थी। नैना की आंखों में भी उसके लिए गुस्सा था। नैना ने परित को एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे परित का चेहरा एक ओर झुक गया। उसके चेहरे पर नैना की उंगलियों के निशान पड़ गए थे। नैना ने कहा, ये मेरी बच्ची के भावनाओं के साथ खेलने के लिए। फिर एक और थप्पड़ मारा और कहा, ये एक मासूम से बच्चे को मारने के लिए। उसके बाद अगले थप्पड़ पर नैना ने कहा, ये मेरे होने वाले व्योम के अंश को मारने की कोशिश करने के लिए, ये मेरी स्त्री को चोट पहुंचाने के लिए। नैना ने ऐसे परित को ऐसे बहुत सारे थप्पड़ मारे। परित नैना को देखकर कहती है, तुम नहीं जीत सकती हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मरना ही होगा नैना। नैना उसकी बात पर कहती है, तुम जानती हो परिधि, तुम्हें देखकर मुझे गुस्सा नहीं आता है, बल्कि तरस आता है। क्या नहीं था तुम्हारे पास? जान से ज्यादा प्यार करने वाले दादाजी, जिन्होंने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया था, लेकिन तुमने उन्हें मार दिया। तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद भी सच्चा प्यार करने वाला इंसान था, जिसकी तुमने कभी कदर ही नहीं की। उसके प्यार का फायदा उठाया, उसे अपनी चाल का मोहरा बनाया। तुमने सिर्फ उसका ही नहीं, बल्कि अपने होने वाले बच्चे तक को भी तुमने इन सब में शामिल कर लिया। और आज क्या है तुम्हारे पास? ना तुम्हारे दादाजी हैं, ना ही तुम्हारा बच्चा। और जो इंसान तुमसे सच्चा प्यार करता था, आज उसकी नजरों में तुम्हारे लिए सिर्फ घृणा है। सब कुछ खो दिया तुमने, बस अपनी इस बेमतलब की नफरत के चक्कर में। क्या है आज तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं। नैना की बात सुनकर प्रीति कहती है, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम आई क्षितिज की जिंदगी में, अगर नहीं आई होती तो मेरा होता वो, और वो आज तुम्हारा है। आज वो परिवार मेरा होता, वो रुतबा मेरा होता, क्षितिज मेरा होता। तुम आई मेरी जिंदगी में मेरी जगह लेने। इन सब की वजह तुम हो, सिर्फ तुम। उसकी बात पर क्षितिज मुस्कुराकर कहता, तुम्हें लगता है कि तुम नैना की तरह आज होती? खुद को देखो और नैना को देखो, कितना अंतर है तुम दोनों में। जहाँ नैना की आंखों में प्यार और अपनापन है, वहीं तुम्हारी आंखों में सिर्फ नफरत। तुम कभी प्यार को, परिवार को समझ ही नहीं सकती। अरे जिसने उस इंसान को मार दिया जो सिर्फ तुम्हारे लिए जी रहा था, वो क्या जाने परिवार और प्यार का क्या होता है। तुमने सिर्फ छीनना सीखा है, अपनी जिद पूरी करनी सीखी। मैं कभी तुम्हारा प्यार था ही नहीं, था तो बस तुम्हारी जिद।
जिसे तुम पूरा करने की जिद में थी, जो नहीं हुई तो तुमने सब कुछ तबाह करना चाहा। नैना ने कभी भी मुझे पाने की या किसी को हासिल करने की कभी नहीं सोची। वो प्यार कभी हासिल ही नहीं करना चाहती थी, वो सिर्फ प्यार देना जानती है। जो प्यार देना जानता है ना, उसके पास प्यार कभी कम नहीं पड़ता है, और जो छीनना चाहता है वो हमेशा अकेला रह जाता है, जैसे तुम हो आज अकेली। और नैना के साथ उसका परिवार है, उसके परिवार का प्यार, विश्वास है, जो उसे मौत के मुंह से खींच लाया, जहां तुमने उसे पहुंचाया था। आज तुम्हारे लिए रोने वाला कोई नहीं, तुम अकेली हो, और ये अकेलापन तुमने खुद ही चुना है, किसी और ने नहीं दिया है तुम्हें। क्षितिज की बात सुनकर परिधि जैसे सुन्न पड़ गई। उसने एक बार नैना को देखा, जिसके साथ उसका परिवार, उसका पति सब थे, और वो खुद को आज अकेला देख रही थी। उसने कुंज की ओर नजरें की तो उसकी नजरों में सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए घृणा और नफरत ही दिखी। आज उसके दिल में अजीब सा दर्द भर गया। वो कुंज ही था जिसने उसके लिए कितना कुछ किया, यहाँ तक कि कुंज ने उसे वो पॉइजन बना कर दिया था जो उसने बचपन में आरुषि को दिया था। वो उसके प्यार में कुछ भी करने को तैयार था। उसने उसके बच्चे को क्षितिज और नैना का खिलाफ इस्तेमाल किया और उसे भी खो दिया। अगर वो कुंज के साथ होती तो उसे भी आज प्यार और परिवार दोनों मिलता, लेकिन उसने कभी उसकी कदर ही नहीं की, और आज उसके पास पछतावा करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसे अपने दादाजी के वो अंतिम शब्द याद आ रहे थे, जो उन्होंने उसे कहा था, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगी, और तुम्हारे पास पछताने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। परिधि वहीं जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठ गई, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नैना और क्षितिज के साथ सभी लोग उसे देख रहे थे। सभी का ध्यान इस वक्त सिर्फ परिधि पर था। इस बात का फायदा उठाकर सानवी ने अपने बगल में खड़े बॉडीगार्ड, जिसका ध्यान वहां हो रही बातों पर था, उस गन ले लेती है और सामने खड़े चारों पर फायर कर देती है, लेकिन सही टाइम पर व्योम उसके सामने आता और गोली उसके कंधे पर लग जाती है। सानवी ने तुरंत नैना पर फायर किया। इस बार एक साथ उसने सारी गोलियां चला दी। सभी लोगों के मुंह से नहीं की आवाज आई, लेकिन जब सबका ध्यान सामने गया तो सभी शॉक हो गए। नैना के सामने परिधि आकर खड़ी हो गई और नैना पर चलने वाली गोली उसने अपने ऊपर ले ली। बॉडीगार्ड तुरंत एक्टिव हो गया और सानवी पर फायर कर दिए। कुछ ही सेकंड में सानवी वहां कटे पत्ते की तरह गिर पड़ी और हमेशा के लिए शांत हो गई। क्षितिज और नैना ने परिधि को पकड़ लिया। परिधि ने नैना की ओर देखकर अपने हाथ जोड़ लिए। उसने अपनी अटकती सांसों से क्षितिज की ओर देखकर कहा, मैंने सब कुछ खो दिया, अब जीने का कोई मकसद नहीं है, जा रही हूँ तुम सबकी जिंदगी से, शायद यही अंजाम था मेरा। नैना ने कहा, नहीं परिधि, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें। इसके आगे वो कुछ कहती उसके पहले ही परिधि का हाथ नीचे लुढ़क गया। परिधि अपनी आखिरी सांस ले चुकी थी। नैना और क्षितिज ने उसे देखा और कहा, शायद यही अंत है। उसके बाद सभी वहां पर पुलिस आ गई और वहां मौजूद परिधि के सभी आदमियों को पकड़कर ले गई। सानवी की बॉडी को उसके पिता को सौंप दिया गया, जो अपनी बेटी के किए के गिल्ट में थे। कुंज ने परिधि का अंतिम संस्कार किया और वापस लौट गया। पूरा परिवार इस समय हॉस्पिटल में था। व्योम को गोली लगी थी, वहीं श्री की हालत अब कुछ ठीक थी। डॉक्टर ने चारू और जानवी को भी चेक किया। उसके बाद पूरा परिवार वापस लौट आया। व्योम भी वीक था। घर में अब सब कुछ ठीक था। सबसे ज्यादा खुशी की बात थी कि जिस नैना को वो सब मरा हुआ समझ रहे थे, वो सही सलामत उनके बीच थी। सभी जानते थे कि नैना उनके परिवार की वो मजबूत कड़ी थी, जो पूरे परिवार को जोड़े हुई थी। लेकिन अब उनकी वो कड़ी उनके साथ थी, और ये सभी के लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात थी। पूरा परिवार खुश था। घर के सभी बच्चे नैना के आसपास बैठे थे। नैना भी अपने सभी बच्चों को प्यार कर रही थी। क्षितिज जब अपने परिवार को ऐसे देखता है तो उसके चेहरे पर एक सुकून आ जाता है। व्योम जब कमरे में आता है तो उसे चारू बेड पर बैठी दिखती है। व्योम भी बेड पर बैठ जाता है और उसे देख कर कहता है कि क्या वो सोच रही है। उसकी बात पर चारू उसके सीने से लग जाती है। व्योम कहता है कि क्या हुआ, तो चारू कहती है वो डर गई थी, अपने कान्हा को खो चुकी है, उसे लगा कि वो अपने बच्चे को भी खो देगी। व्योम उसे शांत कराता है और कहता है कि अब सब ठीक है और सब ठीक होगा। चारू भी हाँ में सिर हिला देती है। 6 महीने बाद राठौर मेंशन बहुत ही खूबसूरती से सजा हुआ था। वजह थी गौरी और अखंड की शादी। पूरा राठौर परिवार खुश था। एक और आरुषि बैठी हुई थी, उसका बढ़ा हुआ पेट, पता चल रहा था कि वो प्रेग्नेंट है।
वहीं उसके बगल में जानवी भी बैठी हुई थी। दोनों का पेट बढ़ा हुआ था, दोनों का 6वां महीना था, दोनों ही काफी हेल्दी हो गई थी और प्रेगनेंसी की चमक उनके चेहरे पर दिख रही थी। सार्थक और सागर उनके आसपास ही थे। श्री और अनिरुद्ध भी पास से बैठे थे। वो जानवी को देख रहे थे और इंजॉय कर रहे थे। छोटी सी एंजल अपने नाना नानी के साथ खुलकर मुस्कुरा रही थी। क्षितिज और नैना अपने पूरे परिवार को खुश देखकर सुकून महसूस कर रहा था। मंडप में इस समय अखंड और गौरी बैठे हुए थे। सभी लोग उनके शादी में आए हुए थे। दोनों के ही चेहरे पर मुस्कान थी। गौरी का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए पायल और नकुल ने उसके माँ बाप के तौर पर सभी रस्में निभाई थी। गौरी, जिसके पास परिवार के नाम पर कोई नहीं था, अब उसके पास परिवार के नाम पर सब कुछ था। भाई बहन, माँ बाप, नकुल और पायल ने उसे अपनी बेटी मान लिया था। अब तो उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने वाला इंसान उसका पति था, अखंड, जिसने उसे हर रूप में अपनाया और उसे पूरे सम्मान के साथ अपनाया था। गौरी बहुत खुश थी, जिस वजह से उसकी आंखें बार बार भरी जा रही थी। वहां पर बहुत से मीडिया रिपोर्टर भी पहुंचे थे, जो पूरे परिवार की फोटोज ले रहे थे। तभी सबका ध्यान सीढ़ियों की ओर गया, जहां से व्योम चारू का हाथ पकड़कर नीचे आ रहा था। चारू का 9वां महीना चला था, उसका पेट निकला हुआ था और वो भरी भरी नजर आ रही थी। व्योम उसका हाथ पकड़कर धीरे धीरे नीचे आ रहा था। चारू ने इस वक्त लेवेंडर कलर की साड़ी पहनी थी, लेकिन उसने खुद को और अपने पेट को इतने अच्छे से कवर किया था कि सभी उसकी इस बात पर बहुत इम्प्रेस हुए थे। व्योम जैसे ही चारू को नीचे लेकर आता है, सभी उसकी फोटो खींच रहे थे। चारू खुद को नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ तो प्रॉब्लम थी जो वो सबसे छुपा रही थी। वो इस खुशी के मौके पर किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। व्योम उसे लेकर एक तरफ सोफे पर बैठ गया। कुछ ही देर में अखंड और व्योम की शादी संपन्न हो गई। वो दोनों सभी बड़ों का आशीर्वाद ले रहे थे। अचानक से सभी के कानों में चारू की चीख सुनाई देती है। सबका ध्यान जब वो सो जाता है तो सभी देखते हैं कि चारू अपने पेट को पकड़े हुए रो रही है। व्योम उसे देखकर समझ जाता है कि उसे लेबर पेन शुरू हो गया है। व्योम तुरंत उसे अपनी बाहों में लेकर बाहर निकलता है और गाड़ी में बैठ जाता है। सागर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। कुछ ही देर में व्योम और सागर चारू को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर की टीम चारू को लेकर अंदर चली जाती है। सागर और व्योम बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे। उनके कानों में चारू की दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थी। दोनों के लिए ये पल बहुत कठिन था। कुछ ही मिनट में बाकी के सारे परिवार वाले भी वहां पहुंच गए। व्योम को देखकर नैना उसे और सागर को समझाती है, जिससे वो और सागर को शांत होते हैं। अचानक से चारू की आवाज बंद हो जाती है, जिससे व्योम और सागर दोनों की परेशानी हो जाती है। तभी उनके कानों में एक बच्चे की महीन सी रोने की आवाज गूंजती है, जिससे सभी के चेहरे खिल जाते हैं। कुछ ही देर बाद एक नर्स बाहर आती है। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा होता है, जो सफेद टॉवल में लिपटा हुआ था। नर्स उस बच्चे को लेकर व्योम को देती है और कहती है, मुबारक हो, बेटा हुआ है मिस्टर राठौर। ये सुनकर सभी लोग मुस्कुरा देती हैं। नैना आगे आकर बच्चे को लेती है और उसके माथे को चूम लेती है। सभी बारी बारी से उस बच्चे को ले रहे थे। व्योम ने नर्स से पूछा कि उसकी बेबी कैसी है, जिस पर नर्स ने कहा कि वो ठीक है, बस कुछ ही देर में उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। चारू अपनी आंखें खोलती है। उसके सामने पूरा राठौर परिवार था, जिसे देखकर वो मुस्कुरा उठती है। तभी नैना उसके पास उसके बच्चे को देती है और कहती है, देखो हमारा कान्हा वापस आ गया। उसकी बात सुनकर चारू की आंखें नम हो जाती हैं, जिस पर नैना कहती है, ये रोने का नहीं, खुश होने का समय है। आज हमारी कहानी पूरी हुई। अब कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस खुशियां ही खुशियां। उसकी बात पर सभी मुस्कुरा देते हैं। फ्रेंड्स, ये दिल है तुम्हारा का सीजन 2 कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।